प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। आयनिक कंपाउंड के बारे में हमने कल देख लिया था। कैटायन एंड एनायन मिक्स होके जो कंपाउंड बनता है उसे आयनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिखाई गई है, जैसे यहाँ पे फिगर 3.7 है, हीटिंग अ सॉल्ट सैंपल ऑन अ स्पैटुला। यहाँ पे कुछ सॉल्ट सैंपल को हम गर्म कर रहे हैं। सैंपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड। इनको गर्म करो, ये फिगर 3.7। और दूसरा एक फिगर है फिगर 3.8, टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन। उसकी कंडक्टिविटी देखनी है हमें। तो पहले में हमें हीट करना है उसको, और दूसरे में उसका सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं, मतलब कंडक्टिविटी उसकी चेक करनी है। ठीक है, टेबल 3.4 दिया गया हमें। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम आयनिक कंपाउंड। कुछ आयनिक कंपाउंड के हमें मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कितने पॉइंट पे कितने टेम्परेचर पे पिघलता है, और बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं, मतलब कब उबलता है। जिसमें आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 1074 और बॉइलिंग पॉइंट है 1686। ठीक है, तो इसको आपको लर्न कर लेना है थोड़ा। सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, टेबल 3.4 से 3 टाइम्स लिख के you have to learn melting point and boiling point of these compound। ठीक है, सो अभी ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब। ये जो समझा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान देकर समझना। यू मे है ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज। ये जनरल प्रॉपर्टीज है फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की जनरल प्रॉपर्टी है, जिसमें पहली है फिजिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर कैसा होता है, जो आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं, कैटायन और एनायन मिक्स होकर जो बन रहे हैं, तो उनका फिजिकल नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फिजिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर कैसा है, तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। क्या होते हैं वो, सॉलिड्स होते हैं। एंड आर समवॉट हार्ड। क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied। तो brittle होते हैं और break into pieces। अगर हम उस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। चलिए, फिजिकल नेचर हुआ। उसी तरह सेकंड पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्ट होता है और बॉयल होता है। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कैसा है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऊपर टेबल 3.4 में हमने स्टडी किया है। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। क्योंकि उनके बीच में आयनिक अट्रैक्शन होता है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन, जो उसे तोड़ने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें ज्यादा उसे टेम्परेचर देना पड़ता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे है, हम लोग आयनिक कंपाउंड के हाई रहते हैं। उसी तरह सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब आयनिक कंपाउंड, उसके लिए वर्ड है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स
आर जनरली सॉल्यूबल, सॉल्यूबल मतलब मिक्स हो जाना, पानी में मिक्स हो जाना, सॉल्युबिलिटी कैसे, कितने कैसे मिक्स होते हैं, जनरली सॉल्यूबल इन वाटर, ये क्या खास इस पे ध्यान देना, जनरली सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में मिक्स हो जाते हैं, बट एंड इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल, ठीक है, मतलब वाटर होगा तो मिक्स हो जाएंगे, लेकिन अगर केरोसिन में डालेंगे या पेट्रोल में डालेंगे तो मिक्स होंगे नहीं, ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान देना है। जनरली सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में मिक्स हो जाते हैं, इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल, केरोसिन और पेट्रोल में मिक्स नहीं होंगे। सो बहुत सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और उसका फोर्थ जनरल प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कंडक्शन, कंडक्शन मतलब पास होना, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है कि नहीं करता है, तो उसमें समझाया गया है द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट होनी चाहिए। अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है, उसको पानी में मिक्स करना पड़ेगा हमें। अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution, ठीक है, तो सॉल्यूशन लेना है हमें जो वाटर में मिक्स है, तो आयन फॉर्म में वो अलग होगा और ऑपोजिट इलेक्ट्रोड पे वो ट्रैवल करेगा, प्लस जो आयन है वो माइनस इलेक्ट्रोड पे जाएंगे और जो माइनस आयन है, नेगेटिव आयन है, वो प्लस इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because अगर solid state में है, ठीक है, जिससे वाटर में मिक्स नहीं है, do not conduct electricity, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे नहीं। याद रखना है अगर पानी के साथ सॉल्यूशन है तो ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, पास होने देंगे, सॉलिड स्टेट में होगे तो नहीं होगा, बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, सॉलिड स्टेट में आयंस का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर रिजिड होता है उस टाइम पे, ठीक है, बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, लेकिन अगर पिघाल दोगे आप, मोल्टन स्टेट में करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, मतलब वाटर के साथ मिक्स करोगे या मोल्टन स्टेट में रखोगे तो पास होगी, लेकिन सॉलिड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देंगे। This is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to heat, ठीक है, मोल्टन स्टेट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों के बीच में वो थोड़ा कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है, उसे हीट मिलती है इसलिए, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कम हो जाता है हीट की वजह से। Thus the ions move freely and conduct electricity, ठीक है, तो याद रखना है कि भाई कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि अगर वाटर में मिक्स है या मोल्टन स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देंगे, ठीक है। इन 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट याद रखने, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, समझ में आ गया 4 पॉइंट में सबको? यस सर। चलो क्वेश्चन आंसर होमवर्क में ले लेना है, जो नहीं समझ में आया वो लास्ट में हम स्टडी करेंगे इस पे, ठीक है, आप खुद से भी थोड़ा ट्राई करो। होमवर्क किसी का आ नहीं रहा, आई एक्सपेक्ट होमवर्क फ्रॉम एवरीबॉडी, जब आपको फोर्सफुली बोला जाएगा तब होमवर्क करोगे, तो शांति से
बोल रहा हूँ तो समझ जाओ, आराम से होमवर्क कर देना है, आपके लिए ही है। जैसे जैसे आप स्टडी करते रहोगे, जैसे जैसे पॉइंट जाते रहेंगे, होमवर्क करते रहो, तो आपका रिवीजन होगा और आप अच्छी तरह से समझ पाओगे पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट अभी समझा रहा हूं, दैट इज अकरेंस ऑफ मेटल। मेटल कैसे अकर करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे होते हैं। अकरेंस ऑफ સર मेटल्स, हाँ बोलो। સર આ ટોપિક નથી આવવાનું, કેન્સલ થઈ ગયેલું છે. Okay, occurrence of metal. The Earth's crust is the major source of metal. अपना जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें से हमें मेटल मिलते हैं। सी वाटर, जैसे अर्थ क्रस्ट से मिल रहे हैं ऐसे सी वाटर से भी मिल रहे हैं। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम soluble salt such as sodium chloride. सी वाटर में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड etc. The elements or compounds which occur naturally in the earth's crust are known as minerals. तो याद रखना मिनरल किसे बोलेंगे, the elements or compounds which occur naturally in the earth's crust are known as minerals. जो अर्थ के क्रस्ट पे जो नेचुरली बनते हैं उसे क्या बोलेंगे, मिनरल्स बोलेंगे। At some places minerals contain a very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ore. कहीं कहीं पे मिनरल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, और उस मिनरल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्रॉफिटेबली उसमें से मेटल निकाली जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे, ओर बोलेंगे। जैसे मिनरल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जहां से हमें प्रॉफिटेबली मेटल निकाल सकते हैं जिस मिनरल से, उसको क्या बोलेंगे, ओर बोला जाएगा। ये डिफरेंस है मिनरल्स है ओर में। मिनरल्स मतलब नेचुरली जो अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट्स बनते हैं उसे मिनरल्स बोलेंगे, लेकिन जहां पे उसके परसेंटेज ज्यादा है और उसमें से हम मेटल प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं, ऐसे मिनरल्स को क्या बोलेंगे, ओर बोलेंगे। चलो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज हमने देख ली है। हैविंग दिस नॉलेज you can easily understand how a metal is extracted from its ore. Some metals are found in the earth's crust in the free state. ठीक है, कुछ मेटल ऐसी होती है जो हमें फ्री स्टेट में मिल जाती है, जैसे गोल्ड है। Some are found in the form of their compound, और कुछ मेटल ऐसी होती है जो कंपाउंड फॉर्म में मिलती है। The metals at the बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लिस्ट रिएक्टिव। ठीक है, जो नीचे जो मिलती है फ्री स्टेट में मिलती है वो मेटल कैसी होती है, लिस्ट रिएक्टिव होती है। दे आर ऑफन फाउंड इन अ फ्री स्टेट। ठीक है, इसको याद रखना है। पीएससी मजिल हैज क्रिएटेड एमएसजी मेटल सॉलिड गोल्ड, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, उसके हिसाब से बनाया गया है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करके हमें अलग करना है। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस आएगी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, उसको हम रिडक्शन यूजिंग कार्बन का यूज करके रिडक्शन करेंगे। उसी तरह है गोल्ड एंड सिल्वर एंड गोल्ड फाउंड इन अ नेटिव स्टेट, मतलब वो तो हमें ऐसे ही मिल जाएंगे अलग से, नेटिव स्टेट में जैसे होते हैं वैसे मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर फाउंड इन द फ्री स्टेट। Copper and silver are also found in the combined state as their sulfide और oxide ore। ठीक है, तो वो कभी कभी सल्फाइड या ऑक्साइड के साथ भी मिलते हैं।
The metals at the top of the activity series, जो ऊपर की है PSC मजिल म, ये जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज ये वाली PSC मज म, are so reactive that they are never found in nature as free elements. free elements में नहीं मिलेंगी. reactive है मतलब किसके साथ मिक्स होगी, का तो ऑक्साइड होगी, का सल्फाइड होगी. These metals in the middle of the activity series, जैसे मिडल में Z created, are moderately reactive. They are found in the earth's crust mainly as, का तो ऑक्साइड के साथ मिक्स होगी मतलब इसके साथ ऑक्सीजन होगा, या सल्फाइड मतलब सल्फर होगा, या कार्बोनेट मतलब CO3 होगा. जिंक के साथ का ऑक्साइड होगा, सल्फाइड होगा या कार्बोनेट होगा. ठीक है. You will find that the ores of many metals are oxide, मतलब ऑक्साइड के साथ मिक्स होगा. This is because oxygen is very reactive element and is very abundant on the earth. ज्यादातर ऑक्साइड होंगे ही क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सारा है अर्थ में. abundant ऑक्साइड फॉर्म तो हो गई. Thus, on the basis of reactivity, we can group the metals into the following three categories. चलो पहला है metals of low reactivity, मतलब ये नीचे वाले. metals of middle reactivity मतलब बीच वाले, और metals of high reactivity मतलब ये ऊपर वाले. जैसे तीन पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया है. Different techniques are to be used for obtaining the metals falling into each category. Several steps are involved in the extraction of pure metal from ores. A summary of these steps is given in figure 3.10. Each step is explained in detail in the following sections. ठीक है, इसको याद रखना है आपको. फिगर 3.9 2 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस कर देना है, याद रख देना है कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस किसको करना है, रिडक्शन यूजिंग कार्बन किसको करना है, और फ्री स्टेट में कौन मिल रहा है. चलो उसी तरह ये भी ये टेबल इंपॉर्टेंट है. 3.10 steps involved in the extraction of metals from ore. ore से मेटल कैसे मिलेंगे उसके स्टेप्स दिए गए हैं. मेटल्स फ्रॉम ओर, तो ये जो फ्लो चार्ट है, ठीक है, उसको भी आपको 3 टाइम लिख के याद कर लेना है थोड़ा. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, यहाँ पे पहले ओर को इकट्ठा किया जाता है. बाद में देखा जाता है कि ओर किस टाइप का है, उसमें कौन सी टाइप की मेटल है. तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी अगर होगी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर. मोल्टन ओर को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, और हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगी. उस तरह से अगर मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी है, मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल है, तो उसको वो का तो कार्बोनेट फॉर्म में होगी. कार्बोनेट मतलब CO3 होगा साथ में, जो कार्बोनेट होगी तो साथ में क्या होगा, CO3 होगा मेटल के साथ, या सल्फाइड मतलब सल्फर लगा होगा. ठीक है, तो कैल्सिनेशन करना है. जो कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन की प्रोसीजर आती है, और सल्फर हो तो रोस्टिंग की प्रोसीजर आती है, और उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्साइड में. मतलब अभी सिर्फ क्या रहेगा, मेटल के साथ ऑक्सीजन रहेगा. और रिडक्शन ऑफ मेटल, रिडक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन वहां से फिर उसमें से निकल जाएगा, और जो मेटल है हमें यहाँ पे प्योर फॉर्म में मिल जाएगी. उसी तरह मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी है, जो कम रिएक्ट करते हैं, वो सल्फाइड फॉर्म में हो सकती है पॉसिबल, तो उसको रोस्टिंग करना है. ठीक है, और वहां पे मेटल मिलेगी हमें, फिर रिफाइनिंग कर सकते हैं उसको. इस तरह से उसके स्टेप्स हैं. चलो दो स्टेप्स को हम समझेंगे अभी. एनरिच
of ores. Ores mined from the earth are usually contaminated with large amount of impurities. जो ore होते हैं जिससे हम निकाला जाता है उसमें impurities ज्यादा होती है, जैसे soil, sand, etc. called gangue. उसे क्या बोलेंगे हम? Gangue बोलेंगे. The impurities must be removed from the ore prior to the extraction of the metal. The processes used for removing the gangue from the ore are based on the differences between the physical chemical properties of the gangue and the ore. ore कैसा है और उसकी physical chemical property कैसी है, उसके हिसाब से गैंग को रिमूव किया जाता है. Different separation techniques are accordingly employed. चलो separation technique देखेंगे. Extracting metals low in the reactivity series, जो लो है जिसकी reactivity कम है. Metals low in activity series are very unreactive. ठीक है, unreactive होती है, वो ज्यादा react नहीं करती. The oxides of these metals can be reduced to metals by heating. सिर्फ क्या करना है, इसको हीट करना है. For example, cinnabar, मतलब नाम याद रखना है, मर्क्यूरस सल्फाइड. ठीक है, cinnabar, मर्क्यूरस सल्फाइड is an ore of mercury. किसका ore है? मर्क्यूरी का ore, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी आया हुआ है, Hg. When it is heated in air, it is first converted into mercuric oxide. गरम करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. मर्क्यूरिक ऑक्साइड is then reduced to mercury, और फिर इसमें रिड्यूस हो जाएगा तो मर्क्यूरी बन जाएगा on further heating. ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप हमारा है मर्क्यूरी सल्फाइड. ठीक है, उसको एयर दे रहे, हीटेड इन एयर, तो क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड. ठीक है, और यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन मिक्स हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो जा रहा है. फिर जो मर्क्यूरस ऑक्साइड है, ठीक है, उसको ज्यादा हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ज्यादा हीट करेंगे तो हमें मेटल अलग मिलेगी. वो कौन सी है? मर्क्यूरी. यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो गया. ठीक है, और ऑक्सीजन गैस अलग हो रहा है, तो ये एक्सट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे. सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज क्यूप्रस सल्फाइड. ठीक है, इस फॉर्म में होता है कॉपर. इन अ नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर. उसको भी क्या करना है? हीट करना है. कॉपर सल्फाइड है, ठीक है, उसको हीट करेंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा. ओके, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गया. बाद में कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर सल्फाइड दोनों को मिक्स करेंगे तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी. यहाँ से सल्फर, यहाँ से ऑक्सीजन, और सिर्फ क्या रह जाएगा? कॉपर रह जाएगा. यहाँ पे कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, यहाँ पे मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट किया था, यहाँ पे कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया. एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज. तो मर्क्यूरी को कैसे किया है? सो हीट करना है, मर्क्यूरस ऑक्साइड बन जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और फिर उसको हीट करेंगे तो सिर्फ मर्क्यूरी रह जाएगा. ठीक है, उस तरह कॉपर सल्फाइड होता है तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड फिर से रिएक्ट करके सिर्फ कॉपर देंगे हम. चलो, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज. अब जो मिडल में है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज. The metals in the middle of the activity series such as कौन सी है? Iron, zinc, lead, copper are moderately reactive. ठीक है, moderately reactive है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं. These are usually present as
तो उसमें क्या क्या रहता है साथ में, सल्फाइड रहते हैं उसके साथ और कार्बोनेट्स रहते हैं इन नेचर। ठीक है, ये जो मेटल है आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, उसके साथ सल्फाइड रहते हैं या कार्बोनेट रहते हैं। इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो इजी क्या होता है, ऑक्साइड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है उसको, एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट और जो सल्फाइड है उसको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा हार्ड है, इसलिए उसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाद में उसको मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। Therefore, prior to reduction, the metal sulfide क्या करना है, the metal sulfide and metal carbonate must be converted into metal oxide। तो सल्फाइड होते हैं उसके साथ या कार्बोनेट होते हैं, उसको कन्वर्ट करके ऑक्साइड में लाना पड़ेगा पहले, फिर ऑक्साइड से मेटल को इजीली अलग कर सकते हैं। The sulfide ores are converted into oxides by heating। क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तो सल्फाइड से ऑक्साइड होगा। Strongly in the presence of excess air, this process is known as roasting। एक्सेस एयर देके हमें गर्म करना है उसको। ठीक है, जो सल्फाइड ओर होते हैं उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, रोस्टिंग। ये रोस्टिंग याद रखना है आपको। The carbonate ores are changed into oxides by heating strongly in। अभी क्या होता है, कार्बोनेट जो होते हैं, जो सल्फाइड होते हैं, तो एक्सेस एयर देना पड़ता है सल्फर को, सल्फाइड ओर को। लेकिन जो कार्बोनेट ओर होते हैं चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द लिमिटेड एयर, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड एयर मिल रही है। दिस प्रोसेस नोन एज कैल्सिनेशन। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन बोलेंगे। तो फर्क इतना ही है सिर्फ कि रोस्टिंग होता है तो एक्सेस एयर मिलती है और कैल्सिनेशन होता है तो लिमिटेड एयर मिलती है। ठीक है, रोस्टिंग में ज्यादा एयर मिलेगी, कैल्सिनेशन के प्रोसीजर में एयर कम होगी। The chemical reaction that takes place during roasting and calcination of zinc ores can be shown as follow। नीचे हमें दिखाया गया है प्रोसीजर। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। चलो, तो यहाँ पे जिंक को क्या करना है, पहले जिंक को हीट करेंगे। रोस्टिंग की प्रोसीजर है यहाँ पे, मतलब एक्सेस एयर जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करना पड़ेगा, सल्फाइड है इसलिए रोस्टिंग कर रहे हैं। कार्बोनेट होता है तो, जो सल्फाइड होता है तो रोस्टिंग करेंगे, और कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करेंगे। हीट मिल रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन कम है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा नहीं है, यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, तो जिंक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, अभी सल्फाइड टू ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, कार्बोनेट टू ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू द corresponding metals by using suitable reducing agent such as carbon। reducing agent such as carbon किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, reducing agent कार्बन। reducing agent itself get oxidized, मतलब इससे ऑक्सीजन निकाल लेगा वो। for example, when zinc oxide is heated with carbon it is reduced to metallic zinc। तो जिंक ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पर reducing agent हम क्या यूज कर रहे हैं, कार्बन। कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, मतलब जिंक मेटल अलग मिलेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ओके, सो रोस्टिंग किया, ये कैल्सिनेशन किया, उसके बाद ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद क्या करना है, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन यूज करना है, तो जिससे सिर्फ हमें मेटल मिलेगी। तो यहाँ पे हमारी मेटल हमें अलग से मिल रही है। यहाँ पे जिंक हमें मिल गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। यहाँ जिंक सल्फाइड थी, यहाँ पे जिंक मिल रहा है, या जिंक कार्बोनेट थी तो भी जिंक मिल रहा है। तो यहाँ रोस्टिंग की प्रोसीजर हुई, यहाँ पे
कैल्सिनेशन की प्रोसीजर होती है। रोस्टिंग में ज्यादा एयर मिल रही है मतलब ऑक्सीजन लिखा है, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन लिखा नहीं है। You are already familiar with the process of oxidation and reduction. Oxidation reduction की प्रोसीजर तो हमने समझाई है। Adding of oxygen, removal of hydrogen. Adding of hydrogen, removal of oxygen. Explained in the first chapter. Obtaining metals from their compounds is also a reduction process. मेटल को रिड्यूस किया जाता है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस टू मेटालिक जिंक। ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है और जिंक रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे।